तो लोकतंत्र के फैसले पर मोहर लग गई है। जम्मू कश्मीर में 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जिला विकास परिषद के चुनाव में जमहूरियत ने यह बता दिया है कि लोकतंत्र है तो सब कुछ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार जी। जी हाँ लावनी, आपने सही कहा कि पहली बार धारा 370 के खात्मे के बाद से ये चुनाव हो रहा है। ये इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पर चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न हो गया है। तो ये एक बड़ा संदेश है। छोटा सा चुनाव है डीडीसी का, लेकिन इसके संदेश जो है वो काफ़ी बड़े हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव जो होंगे और जो सोच करके बीजेपी ने इस चुनाव को करवाया था और जो सोच करके जिस सोच के तहत धारा 370 को हटाया गया था वो सोच लगता है कि बिल्कुल सही थी। और इसके बाद जो है आगे का रास्ता जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी आसान हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि घाटी में अब आतंकवादी नहीं, घाटी में वादी में आतंकवादी नहीं, अब सीधे सीधे वादी में विकास गूंजेगा। वादी में लोकतंत्र की बहाली हो रही है और वादी के लोगों ने ये कह दिया है कि हमें विकास चाहिए, हमें आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। और यही वजह थी कि एक तरफ आज चुनावी नतीजे आ रहे थे और दूसरी तरफ दो स्थानीय ऐसे आतंकवादी थे जिनकी पकड़ के लिए लगातार सेना मुस्तैद थी और आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया। और एक चीज और भी है, वहां के लोग अब ये भी चाह रहे हैं कि मुझे अब लोकतंत्र चाहिए। जो अब तक वहां पर चुनाव और वोट देने से लोग डरते थे वो इस चुनाव में दिखा दिया कि 51%, 54%, कहीं कहीं तो 62% तक भी वोटिंग हुई है। तो ये एक साफ संकेत है कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। और जनता जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने ये बता दिया है, पार्टी किसकी भी हो, चाहे ग्रुप जीते या बीजेपी जीते या कांग्रेस जीती हो कहीं से, लेकिन उन्होंने ये संदेश दे दिया जनता ने वहाँ से कि अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और हम पे जो चुनाव बहिष्कार के लिए जो दबाव डाले जाते थे, सीमा पार से जिस तरीके की राजनीति होती थी, उन सारी चीज़ों पे विराम लगा दिया वहाँ की जनता ने। बिल्कुल, जनता ने विराम लगाया है। पाक के पैरोकारों को भी एक जवाब दिया है। लोकतंत्र किस तरह से मजबूत हुआ है वो तो चुनावी नतीजे बता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये जरूर होगा कि पहली बार ऐसा होगा जब घाटी में भी कमल खिला है। 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और ये कहा जा रहा है कि जिन 2 जगहों पर, 2 क्षेत्रों में जहां पर जीत दर्ज की गई है, पुलवामा या बांदीपुरा की बात करें, ये ऐसे इलाके थे जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ था। ऐसी जगहों पर कमल का खिलना बहुत बड़े संकेत देता है। एक तरीके से जो जम्मू की पार्टी मानी जाती थी बीजेपी, उसकी एंट्री हुई है घाटी में। और कश्मीर में मुझे तो लग रहा है कि मैं जब आ रहा था लावनी तो 5 सीटें मैं देख रहा था कि बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई हैं। कौन सी सीटें हैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, कश्मीर से गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि घाटी में जिस तरीके से लोग, जहां पर बीजेपी का झंडा उठाने से लोग डरते थे, और अगर आपने बीजेपी का झंडा उठा लिया तो निश्चित तौर पे अगले दिन या 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो है आपकी लाश मिलती थी वहां पर। काफी लोगों की जानें भी गई। और इस चुनाव में भी, चुनाव प्रचार के दौरान मुझे लगता है कि 9 लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी, उनकी भी जाने गई है। लेकिन उनकी शहादत जो है मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए जो है उनका बलिदान जो है याद किया जाएगा, व्यर्थ नहीं गया। और आज यही वजह है कि एक बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। रोहिल बशीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, जरा ताजा हालात उनसे ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। रोहिल, सुबह से ही आप लगातार अपडेट दे रहे हैं और बड़ी खुशखबरी उस वक्त बीजेपी के लिए आ गई जब घाटी में भी उनके लिए एक बड़ा दरवाजा खुल गया, एक द्वार खुल गया। फिलहाल राइट नाउ जो अपडेट्स आपके पास हैं उसके मुताबिक कहां कहां किसकी जीत और कितने प्रतिशत तक अभी तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक क्या तस्वीर बन रही है? देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे से हम इस खबर पर बनाए रखे हुए हैं। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, अभी लगभग 20 मिनट पहले जो हमारे पास अपडेट आया है उसके मुताबिक जो 280 कुल डीडीसी की सीट है जम्मू कश्मीर में, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी चुका है वो जान अभी तक सामने आया है। इसमें गुमकार अलायंस जो पीएजीडी है वो अभी तक 115 सीटों पर जो है उनके पक्ष में यहाँ पे नजर आ रही है। और दूसरी नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अभी तक 71 सीट जो है अपने पक्ष में की है। वही जानकारी ये मिल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है 51 सीटों की जो है कंफर्मेशन हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। और इस बिल का डिक्लेरेशन और भारतीय जनता पार्टी के
बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पे सुबह से ही देखने को मिल रहा था। एक तरफ से गुपकार डिक्लेरेशन जिनमें राजनीतिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टी शामिल है, तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी कोशिश में लगे थे कि यहाँ पर एक बार फिर से बहुमत जो है उसको साबित करे। और दूसरी जांच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमल का फूल जो है कश्मीर घाटी में, उस कश्मीर घाटी में खिलने जा रहा है। जिस कश्मीर घाटी में अभी तक जितने भी किस्म के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी किस्म की जीत या कोई भी सीट हासिल नहीं की थी, लेकिन आज वो रिकॉर्ड टूट गया है। और इस रिकॉर्ड टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा खुशी जो है नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है 71 सीटें जो है उनके पक्ष में यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अभी भी थोड़ा समय लग सकता है स्थिति पूरा साफ होने में कि किसी कौन पार्टी कितनी सीटें जो है यहाँ पे ले सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक रुझान ये हमारे पास आ रहा है कि पीएचडी जो है वो 115 सीटों पे अपनी पकड़ बनाई हुई है। हालांकि उन्होंने जो है 75 सीटें ऐसी है वो उनके पक्ष में चली गई है। और दूसरी जगह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे नंबर पे यहाँ पे नजर आ रही है, उन्होंने 71 सीटें दी है। इसमें से रोहिल ये सारी जानकारी आपने दे दी, आपका बहुत। वही तीसरे पारी पर यहाँ पर रोहिल आवाज आ रही है आपको? जिन्होंने अभी तक 23 सीटों पर लीड जो है बनाई रखी हुई है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहिल। रोहिल नजर बनाकर रोहिल से एक सवाल आपसे और मैं जानना चाहता हूं, ये कश्मीर में क्या अपडेट है? कश्मीर में बीजेपी के खाते में कितनी सीटें गई हैं? और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इस चुनाव को काफी करीब से देख रहे थे और काफी पल पल का अपडेट भी दे रहे थे, बहुत अच्छे से आपने कवर किया इस पूरे चुनाव को। एक चीज जानना चाहूंगा, कांग्रेस को जो तीसरे नंबर पर खिसक गई है, कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस जो इतनी छोटी पार्टी हो गई वहां पर कांग्रेस को जो नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? रोहिल से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। लावनी, मुझे लगता है हमारे साथ कोई मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कमजोर होने की वजह क्या रही है, जबकि क्योंकि वहां पर कहा जाता था कि कांग्रेस का एक जलवा हुआ करता था और खास कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी वहां पर बिल्कुल, और आज खास तौर से 3rd नंबर की पार्टी हो जाना। बिल्कुल, लोकसभा में जो नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो भी जम्मू एंड कश्मीर से हैं और काफी बड़े नेता हैं वहां पे। और उनकी बात जो है उस दिन, अभी आज मैं सैफुद्दीन सोज को सुन रहा था वहां पे आज दिन में, तो सोज भी कह रहे थे कि कांग्रेस को गुपकार गैंग के साथ जाना चाहिए था, जो हालांकि वो उन्होंने बाद में कहा कि ये मेरा पर्सनल कमेंट है, लेकिन वहां पर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने के चक्कर में, या यूं कहें कि अपने आप को गुपकार से अलग एक पावर सेंटर बनाने की कोशिश कांग्रेस की थी कि अपने आप को एक तीसरी पार्टी वहां पर बनाए, तीसरा पावर पॉइंट बनाए अपने आप को। लेकिन मुझे लगता है कि ये रणनीति उनकी जो है फेल हो गई है। जो भी रणनीतिकार होंगे उनके, मुझे लगता है कि उनको दोबारा सोचना चाहिए इस बात पर। और बीजेपी की जो इतनी बड़ी कामयाबी है वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल अल्ताफ हुसैन हमारे साथ चैलेंज जरूर है। अल्ताफ हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं उनका स्वागत करूंगी। और उससे पहले, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और बीजेपी कैंडिडेट एजाज हुसैन, जिन्होंने श्रीनगर से जो जीत दर्ज कराई है, उनका क्या कुछ कहना है जीत के बाद? लोकतंत्र के इस फैसले को वो कैसे ले रहे हैं, जरा उनका बयान सुन लेते हैं और फिर अल्ताफ हुसैन साहब के पास चलते हैं। जो हमारी पार्टी है उनका हमेशा यही है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, जो हमारी पार्टी है उनका हमेशा यही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है, इसीलिए इन्होंने जिता के लाए। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग उसको खड़ा करेंगे, ताकि जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है उस विश्वास को हम लोग और मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। जमहूरियत का विश्वास, यही तो महत्वपूर्ण बात होती है। खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ अल्ताफ हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। जरा अल्ताफ साहब को स्क्रीन पर ले आया जाए। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत ने एक बड़े पर्व में हिस्सा लिया है, एक ऐसा पर्व जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि दहशत से लोग आगे नहीं आएंगे, लेकिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज जो परिणाम आए उसे किस तरह से अभी तक आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मुझे इस बात का खेद है कि मुझे आपसे सहमत मैं नहीं हूँ। आपका जो कहना है कि पहली बार यहाँ वोट डाले गए हैं, ऐसा नहीं है। सब यहाँ 370 के खात्मे के बाद हटने के बाद जो आप आने दीजिए उस पर। यहाँ जब
मिलिटेंसी पीक पर थी, वायलेंस यहाँ हो रहा था उन दिनों भी, और बाइकआउट की कॉल आ रही थी चरमपंथियों की तरफ से और जो अलगाववादी हैं उनकी तरफ से, तो उसके बावजूद यहाँ वोट डाले गए। चाहे कैसे पहले तो फोर्सिबल वोटिंग भी हुई पहले, लेकिन बाद में लोगों ने बड़ी संख्या में लोग निकल आए वोट डालने के लिए। 96 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं 2002 में यहाँ अमरनाथ यात्रा के लैंड आउटकम के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये हुआ था प्रदर्शन, जो काफी समय तक चला रहा, और उसी साल बाद में इलेक्शन हुए जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। फिर 2009 में एक एजिटेशन हुआ लोगों का, तो फिर 2010 में भी जो लोग वोट डालते थे वही लोग भारत विरोधी प्रदर्शन में भी हिस्सा ले रहे थे। इसलिए अगर आज या घाटी में भी वोट डाले गए हैं तो उससे डोंट बी टू मच इंक्रीज, ये बिल्कुल मतलब किसी बात को इंडिकेट नहीं कर। अल्ताफ साहब, ये सवाल इसलिए प्रासंगिक हो जाता है, इसलिए जेन्युइन हो जाता है क्योंकि जिस तरह से जब से जिला विकास परिषद चुनावों की घोषणा हुई थी, लगातार पोस्टर्स लग रहे थे, वहां पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, बहिष्कार करने के लिए आह्वान किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में चुनाव में हिस्सा लेना ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपसे फिर भी आई एम सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिस तरह पहले यहाँ बाइकआउट का कैंपेन हुआ करता था, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ दो चीजें थी, एक तो यहाँ कोई बड़ा मुद्दा, एक ही मुद्दा था जो गुपकार अलायंस का, जिसमें एनसी, पीडीपी और दूसरी पार्टियां हैं, उनका था बीजेपी को रोके रखना। और ये जो 1 या 2 या 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं, ये इतना बड़ा नहीं, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को जो कामयाबी मिली है उससे वो बहुत बेटर कर सकते थे, नहीं कर पाए हैं क्योंकि लोकल इश्यूज हैं। तो वहाँ लोगों में रोष भी है। जो लोग, जहाँ विश्लेषक, वहाँ मैंने बात की कई लोगों से, वो कह रहे थे कि बीजेपी के जितना प्रदर्शन कर रही थी अच्छा, वो नहीं करते। वहाँ उनको एक तरह से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो उम्मीद बीजेपी ने किया हुआ था। अल्ताफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे कि जितनी उम्मीद थी बीजेपी से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, कोई 7 वोट से आ रहे हैं, कोई 3 वोट से, कोई 23 वोट से, कोई 32 वोटों से, हालांकि अभी भी गिनती जारी है। तो टक्कर में तो है, इतना तो है जो बिल्कुल आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते बीजेपी को। बीजेपी जम्मू क्षेत्र की आपकी बात सही है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में देखिए वहाँ एनसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जम्मू में ट्रेडिशनली कांग्रेस लेती थी ज्यादा सीटें, और कांग्रेस की जगह बीजेपी आई है पिछले असेंबली चुनाव से लेकर। तो ये मतलब ओवरऑल जब हम रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी ने कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की है, बल्कि पीएजीडी ने। एक चीज तो आप मानेंगे ना, एक चीज तो आप जम्मू की बात नहीं, अगर कश्मीर में अगर बात करें तो बीजेपी की एंट्री हो गई है, इस बात को तो आप मानेंगे ना, जहां बीजेपी हमेशा शून्य रही, कोई उनका झंडा उठाने वाला नहीं था। 1-2 सीटें ले ली है उन्होंने, लेकिन ये एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इस पे बीजेपी को कोई बड़ी मतलब ये जश्न मनाने का कोई अवसर नहीं है। देखिए बीजेपी 2 सांसदों वाली पार्टी थी, बीजेपी 2 सांसदों वाली पार्टी थी 85 में, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ, उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अभी मैंने उनका बयान ट्विटर पे देखा, वो कहते हैं कि बीजेपी को शिकस्त हुई है। जिस एजेंडे के साथ आए थे, 370 के बाद पहला चुनाव हुआ है, उसमें गुपकार अलायंस को जो जीत मिली है, फिर तो वो एजेंडा के खिलाफ लोगों का फैसला। अच्छा अल्ताफ हुसैन साहब, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, मैं एक सेकंड से मैं अल्ताफ साहब से ये समझना चाहती हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि 3 आउट ऑफ 140 कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे, 2 सीट्स इसमें से ऐसी हैं, पुलवामा और बांदीपोरा की, ये 2 सीट्स ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद देखा गया था, सबसे ज्यादा यहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, और इन जगहों पर अगर बीजेपी को चुन लिया जाता है तो इसके बहुत बड़े मायने होते हैं सर। देखिए अगेन ये जब हम देखेंगे सुपरफिशियली सिचुएशन को, मैंने 30 साल से यहाँ का ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिपोर्ट किया है। यहाँ हर वर्ष 3000 तक के संख्या में ये चरमपंथी सक्रिय होते थे। आज उनकी संख्या मुश्किल से 200 या 250 है। तो ये जो जितना बताया जाता है उतना ये नहीं है। आजकल ये जो सब कुछ मुमकिन हुआ कहाँ है? यहाँ कोई वायलेंस हम रोज
20-30 इंसिडेंट्स रिपोर्ट करते थे। आज 20-30 दिनों में 1 या 2 घटनाएं होती हैं। जिस आतंकवाद या जिस वायलेंस की आप बात करते हैं वो ऑन ग्राउंड उतना नहीं है जितना मतलब इसके बारे में बताया जाता है। जब यहाँ सुरक्षा बल को जो शूट करेगा वो हमने कहेंगे हमने सब कुछ कंट्रोल किया है, जब शूट करेगा तो वो कहेंगे बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए उस संदर्भ में आप नहीं देखिए। हाँ, बीजेपी ने 2 या 3 सीटें जीत ली होंगी कश्मीर घाटी में, लेकिन वो कोई बड़ी घटना नहीं है जिसपे वो जश्न मनाएंगे। लेकिन बात है ये बीजेपी और एनसी या पीडीपी की बात नहीं है। देखना ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की नीति है उससे ये जो डीडीसी के चुनाव है उसका क्या महत्व है, इसके आगे क्या असरात निकल आएंगे। लेकिन मैं एक वार्निंग आपको, ये वार्निंग मतलब इससे कि मैं आपको खबरदार करना चाहती हूँ ये कि जब भी पास्ट में जब भी कोई इलेक्शन हुआ तो ये सभी लोग इसमें यही रीड करते थे, लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले, लेकिन सिचुएशन में असल में वास्तव में कोई बदलाव नहीं आया था। वही लोग फिर तो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे भी आते थे और आज तक कश्मीर की समस्या वैसी ही है। बल्कि आज 370 के बाद जितना रोष कश्मीर घाटी में लोगों में देखा जाता वो दिल्ली में किसी को दिखाई नहीं देता। या तो जो पॉलिटिशियंस है या ब्यूरोक्रेट्स है वो हिंदुस्तान भारत के लोगों को मतलब धोखा दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं। मैं ऑन ग्राउंड ये इलेक्शन किन मुद्दों पे लड़ा गया, बल्कि हमने पिछले दिनों एक वीडियो मैंने भी देखा जिसने वोट डाला तो उसने कहा मुझे पता नहीं क्या उनको डीडी आपके कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं यहाँ जिनको डीडीसी का मतलब ही नहीं बिल्कुल फुल फॉर्म में नहीं पता तो उनको। ये लोकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन ये कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। लेकिन सर आप लोकल इश्यूज की बात करें बट पार्टियों में खास तौर से अगर हम गुपकार की बात करें तो उन्होंने लोकल इश्यूज की बात ही नहीं की। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ 370 और 35A की ही बात की। लोकल इश्यूज की बात तो फिर बीजेपी करती रही और अगर बीजेपी घाटी में 3 सीटें लेकर आती है मतलब लोकल इश्यूज कहीं ना कहीं से वहां के लोगों ने भी समझा। आप सही बात कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। अगर यही मानेंगे आपकी बात कि गुपकार अलायंस ने 370 के खिलाफ वोट मांगे तो उनको मिले हैं, तो 370 को जो रिवोक किया गया उसके विरोध में लोगों का फैसला है। नहीं, मेरा आप कह रहे हैं कि 370 के विरोध में फैसला है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं 370 के विरोध में नहीं, 370 को हटाने के विरोध में मैं उसी पे आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जो अगर आप वोटिंग देखें बीजेपी को भले ही 3 सीटें मिले हों लेकिन इंडिपेंडेंट जो है वो बड़ी संख्या में जीत के आए हैं, वो गुपकार से ज्यादा बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं अगर बीजेपी और दूसरी पार्टियों को अगर मिला के देखें। गुपकार से बड़ी संख्या में नहीं है, मतलब उनको भी 10-20 सीटें मिली है। अभी पूरे रिजल्ट नहीं। एक चीज और लेकिन ये कहना गलत है कि गुपकार से ज्यादा उनको वोट मिले हैं। ठीक, और इसीलिए मैंने कहा कहीं इशू पे और कहीं लोकल इशू पे किसी का कोई खड़ा हो गया और उसको पड़ोसी ने ठीक है। ये तो लोकल इशू का जो डीडीसी चूंकि लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन चूंकि धारा 370 के हटाने के बाद से ये पहला चुनाव हो रहा था और उसके बाद से बीजेपी काफ़ी ताकत लगा करके ये चुनाव लड़ रही थी, इसलिए धारा 370 पे केंद्रित होना जो है ये बिल्कुल लाजमी है कि धारा 370 पे लोग हो जाए पूरा केंद्रित और उसी के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे रिजल्ट को देखा जाए। लेकिन एक चीज़ जिस उद्देश्य से धारा 370 को हटाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति तो हुई नहीं। उसके बाद जो चुनाव होंगे तब देखा जाए, क्योंकि जो कश्मीरी थे जिनको कि भगाया गया था वहाँ से कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडित हैं जो बाहर आकर के दिल्ली में या दूसरी जगहों पे जो है एक बाहर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी वापसी, क्योंकि वो भी तो अभी तक धारा 370 के हटाने के बाद की स्थिति जो होनी चाहिए सामान्य उस स्थिति की प्रतीक्षा में है। जब वो जाकर के फिर से कश्मीर में आ जाएंगे उसके बाद जो वोटिंग होगी तो मुझे लगता है कि तब वो माना जाएगा कि धारा 370 के हटाने के खिलाफ जो है ये वोटिंग हुई या उसके पक्ष में जनता है या उसके पक्ष में जनता नहीं है। मुझे कुछ कहने देंगे आप? देखिए मुझे पता नहीं, आप या तो आपने मतलब मैं विद ऑल रेस्पेक्ट यू आपने सब सारी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। 370 और कश्मीरी पंडितों की वापसी का कोई आपस में मेल जोल नहीं है। वो कभी भी आ सकते हैं, चाहे 370 यहाँ हो या नहीं। वो बात लेकिन बात मुझे कहने दीजिए, इसका आपस में कोई जोड़ नहीं है। यहाँ जब वो आएंगे तो जहाँ मतलब रियल पीस होगा, कश्मीर के ये क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ उनके कॉर्डियल रिलेशन बन जाएंगे, वो वापस आ सकते हैं, उनको किसी ने रोका नहीं है।
वो क्या सिचुएशन थी 90 नहीं, में। जब वो अपने आप को कैन यू सेफ प्लीज टेल मी समझेंगे। सर प्लीज आप इसलिए- वहां पे ग्राउंड पर है ना, तो प्लीज सिर्फ इतना बता दीजिए कि बीते 70 सालों में कितनी कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज वहां पर जाकर रह रही हैं। आपने कहा ना कि वहां पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, तो ठीक है, परिस्थितियां आप कह रहे थी ना वैसी, आप ऐसी कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कितने परिवार वहां पहुंच गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। वो जब आते हैं अभी तक मैं नहीं कह सकता कोई किसी बड़ी मतलब कोई वर्थ मतलब मेंशन कोई ये नहीं है, मतलब उनकी संख्या कुछ लोग आए होंगे, उनको हम मेंशन नहीं कर सकते। बात यह है कि यहाँ आज भी 3-4 हजार कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, लेकिन हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं मेला खीर भवानी के लिए कश्मीरी पंडित जम्मू से, दिल्ली से। उनका जो स्वागत उनके मुसलमान भाई कर रहे हैं वो देखने के योग्य है। और दूसरी नहीं, मैं बात भी ये- चाहूंगा कि वहां उनका स्वागत हो और उसके बाद वो पार्टिसिपेट करें, वो भी इलेक्शन वो में। तो करते और हैं, तब उनका मुझे लगता है कि स्वागत, तब उनका स्वागत ये कहा है। जाए कि धारा 370 के हटाने के पक्ष में जनता है या नहीं है। वरना अभी तो सिचुएशन जो, हालांकि अभी मेरी बहुत सारी लोगों से जो कश्मीर के पंडित हैं उनसे बात हुई कि नहीं, उन लोगों ने तो काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि अब शायद उनके लिए भी रास्ता जो है आसान होगा वापसी का, लेकिन उनके देखिए लिए मैं आपको बता दूं, कश्मीरी पंडित कश्मीर के लोग हैं, वो ये उनकी धरती है, जैसे मुसलमानों की है, सिखों की है, वैसे पंडितों की भी है। ये उन पे कोई एहसान नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिन लोगों से आप देखते हैं जो वोकल हैं, जो आर्टिकुलेट लोग हैं, उसमें यहाँ कश्मीरी पंडितों के बारे में एक बहुत बड़ी बात, ये पता नहीं आपको पता मालूम होगा कि एक समय में ऐसा था जब कश्मीरी पंडित मोस्ट ऑफ देम, वो कोई एनसी के साथ भी होता था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम वो विद इन नेहरू फैमिली इन दिल्ली, क्योंकि नेहरू जो पंडित नेहरू थे वो असल में कश्मीरी थे, उनके जो आबा अजदाद थे बिल्कुल। तो कश्मीरी पंडित ऑन एन एवरेज कश्मीरी पंडित वुड आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द नेहरू फैमिली। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है पिछले 20-30 सालों में। अब ज्यादातर उनमें से बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, जो उनमें से वोकल है। तो बीजेपी कोई भी स्टेप लेगी तो उसका वो स्वागत करते हैं। मुझे याद है नहीं, मुझे तो लगता है कि जो मांग आज वो कश्मीरी पंडित कर रहे हैं, यही मांग उनकी कांग्रेस के यूपीए के रिजीम में भी थी। अल्ताफ साहब हमारे बने रहिए हमारे साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। तो लोकतंत्र के फैसले पर मुहर लगी है। धारा 370 के खात्मे के बाद जब डीडीसी का चुनाव हुआ, उसके बाद की जो परिणाम बन रहे हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जमहूरियत में विश्वास है जम्मू कश्मीर की आवाम को, और यही वजह है कि खुलकर चुनावी प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया और आज के परिणाम बहुत कुछ बदलाव की बयार लेकर आए हैं। किस तरह से ये आने वाले राजनीतिक परिदृश्य को बदलेंगे, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने 1.5-2 महीने तक जम्मू कश्मीर में पूरा डेरा पूरा ये जो रखा। चुनाव था, पूरा जी। चुनाव उन्होंने काफी करीब से लड़वाया, एक तरीके से बीजेपी को लड़वाया। हालांकि प्रभारी जो है अनुराग ठाकुर थे जी, लेकिन लेकिन पूरा करीब प्रभार की इनके नजर कंधों पे उनकी था थी। और इन्होंने काफी प्रचार भी किया वहां पर। और जब वो प्रचार कर रहे थे मेरे से बात भी हुई थी 1-2 बार इनसे, तो इन्होंने कहा कि पूरा अंदर में हम जा रहे हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने हर एक कैंडिडेट के साथ कैंपेन भी किया, हर एक कैंडिडेट के लिए बात भी किया। तो वो क्या और कहते हैं, रात-रात जरा हाँ, उनको बिल्कुल, सुन लेते हैं। हैं। जी, देखिए, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन यहाँ से पहली जीत उन्होंने दर्ज की है। हम लोग दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इंजीनियर ने पहला कमल खिलाया है। घाटी के अंदर भी हमारे अभी तक हम एक और एजाज जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, 2 कैंडिडेट, हमारे 2 एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। इसलिए मैं घाटी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। कभी हम असेंबली में नहीं जीते, लोकसभा में नहीं जीते, लेकिन डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है घाटी में और इसकी खुशी बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों के चेहरे पर भी नजर आ रही है। अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, करीब से उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखा है। अल्ताफ साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण अब प्रश्न उठने लगेगा कि इन चुनावों के नतीजों के बाद क्या जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है? क्योंकि एक बड़ा बदलाव हमने तब देखा जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और अन्य जो पार्टियां हैं, 7 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, रोकने के लिए, हराने के लिए। क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक परिदृश्य अब बदलने वाला है? देखिए, मैं ये पहले ये बता दूंगा, ये जो पीडीपी एनसी का नाम आप ले रहे हैं, ये भारत समर्थक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में। तो इनको अब अपने का रोल, जो इनका जो टेरिटरी थी पॉलिटिक्स में, मिडिल पास, यानी कि एक तरफ थे भारत समर्थक, दूसरी तरफ थे भारत विरोधी, तो उनके बीच में थे ये भारत समर्थक पार्टियां, यहाँ की नेशनल कांग्रेस। उनको रीडिफाइन करना है अपना रोल। अब की बार उनको ये अवसर मिला कि वो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने 370 को हटा दिया, तो उसके खिलाफ चुनाव में आ गए। वो एक बात है। मुझे हंसी आ रही थी जब मैं शाहनवाज हुसैन को सुन रहा था। वो आए थे जम्मू कश्मीर को जीतने के लिए, पीछे वो जम्मू में उतना नहीं कर सकते प्रदर्शन, और यहाँ 1 या 2 सीटें जीतने को वो कह रहे कमल खिल गया। उससे भारत की राजनीति को यहाँ कोई सफलता नहीं मिली। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट की, जो इस वक्त भाजपा की गवर्नमेंट है, उनका जो एजेंडा था 370 को खत्म करने के बाद, उसमें वो विफल हो गए। खासकर बीजेपी को विफलता प्राप्त हुई है, मिली है। तो आगे क्या? चलिए अल्ताफ साहब, मैं बस चंद सेकंड्स में आपके पास आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप लोगों को शुभकामनाएं भी, क्योंकि आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। घाटी में पहली बार आपने दस्तक दे दी। जम्मू में जो परिदृश्य बन रहा है वो आपके लिए गदगद करने वाला है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, लोगों के साथ जुड़ा है, बूथ स्तर पर काम करता है लगातार, चाहे वो कोरोना महामारी हो या किसी भी प्रकार से। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमें नेतृत्व मिला है, उसमें जो सरकारी स्कीम्स हैं, कार में खड़ा जो आखिरी आदमी है उस तक वो पहुंचा, हमारी जो पहुंच है। तो इस सभी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, उसके मेहनत की जीत है, उसकी की जीत है। यहाँ पर ये खास करके लोकतंत्र की जीत है और धारा 370 हटाने की जीत है। तो कुल मिलाकर के हमें ये सोचना चाहिए, राष्ट्रवाद और ये जो मिलिटेंट समर्थक थे, उनके बीच में एक लड़ाई है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कविंद्र जी, चैलेंजेस तो अभी भी नहीं खत्म हुए, क्योंकि अभी अगर आप देख लें तो गुपकार समूह ऐसा समूह है जो पहले नंबर पर है, आप दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे हैं। गुपकार को लोगों ने नकारा नहीं है, तो चैलेंज तो अब भी आपके सामने है। देखिए, मैं इस चैलेंज को भी हम अडॉप्ट करते हैं और आने वाले समय में इनको भी। आज ये हमारी जीत है कि बीजेपी वर्सेस ऑल कश्मीर में भी लड़ रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी से डर करके सभी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। वो 6 पार्टियां कविंद्र जी, लेकिन एक चीज तो है कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी प्रचार में, आपके सारे बड़े नेता जो हैं जम्मू और कश्मीर दोनों जगह प्रचार में लगे हुए थे, नेताओं ने तो कैंप किया हुआ था वहां पे, लेकिन उस दृष्टि से जो परिणाम है, परिणाम उस दृष्टि से नहीं आए, क्योंकि जम्मू में तो पहले से बीजेपी का आधार था और जम्मू में वो जीतती रही है। लेकिन कश्मीर में जितना जोर लगाया था आपने, कश्मीर में एंट्री जरूर मिली है, लेकिन जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं है कश्मीर में। देखिए, ऐसा है, वोट का जो आधार है, वोट का जो वोट बैंक हमारा वहां पे बड़ा है, और जिस चीज को लोगों के जहन में भरा गया 70 सालों से, उसके निकालने में समय लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी राष्ट्रवाद लेकर के, राष्ट्रीय झंडा लेकर के वहां पर खड़ा होता है। ये सबसे हमारी बड़ी जीत है। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि हम वहां पर 3 सीटें भी जीतेंगे, लेकिन एक समय था जब पूरे 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमें पार्लियामेंट में 5000 वोट मिला था। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 4.5 लाख मेंबर है, और आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में ये हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए लोग सरकार में मैक्सिमम जो सीटें होंगी भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर से भी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। कविंद्र जी, जब धारा 370 को हटाया गया था तो जो कश्मीरी पंडित थे उनको उम्मीद जगी थी कि अब उनकी घर वापसी भी होगी,
और उस घर वापसी की दिशा में कुछ भी नहीं किया कि उनकी शिकायत आज भी आपसे है। पिछली सरकारों से भी थी उनकी शिकायतें और आपसे भी उनकी शिकायतें हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये उनकी घर वापसी हो गई होती कश्मीर में तो शायद ये परिणाम कुछ और भी ज्यादा बेहतर होता बीजेपी के पक्ष में? जनता पार्टी से लोगों को अपेक्षा है और 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धारा 370 हटने के बाद लगभग 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं। सरकारी काम जो होने चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाते। इसमें काफी देर से लॉकडाउन रहा है, लेकिन आज भी अगर वहां पर कश्मीरी पंडितों के अलग से एक जो कॉलोनीज बनाई जा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बना रही है। समय आएगा जब फिर से जम्मू ये फिजा कश्मीर में पहले की तरह लौटेगी और फिर से यहाँ पर एक माहौल बनेगा। जो हमारा सूफियाना कल्चर है, जो हमारा असली कल्चर है कश्मीर का, वही लोगों के सामने आएगा। मिलिटेंसी को लोगों ने नकारा है और आज लोग पत्थरबाजी से तंग आकर के आज लोग विकास चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की और लोकतंत्र की जीत है कि आज यहाँ पर जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं सबसे बड़ी वो जीत भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। बिल्कुल, लोकतंत्र की तो जीत है क्योंकि लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी आई थी चुनाव में, लोकल बॉडी का चुनाव था, लोकल मुद्दों को लेकर के बीजेपी आई थी, लेकिन जो आपके जो विपक्ष में थे, जो गुपकार गैंग और कांग्रेस थी, वो उन्होंने धारा 370 को ही मेन मुद्दा बनाया हुआ था और वो जो है उनके पक्ष में ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। क्या आपको लगता है कि जम्मू में तो सही है लेकिन कश्मीर में अभी भी धारा 370 को हटाने को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनना चाहिए था उस तरीके का माहौल नहीं है? बीजेपी को अभी इस दिशा में और भी काम करने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग वोट डालने आए। जो लोग हमेशा बॉयकॉट करते थे, ये चुनाव से दूर रहते थे, आज सबसे बड़ी जीत तो ये लोकतंत्र की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वहां पर परफॉर्मेंस की है, हमने गेन किया है, हमने कुछ गवाया नहीं है और आने वाले समय में और अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होगी, ये हमें विश्वास करना चाहिए। लोग भारत की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों ये कोई 1 महीना पहले बीएसएफ की भर्ती होती है तो 30,000 नौजवानों का वहां पर जुड़ना, वहां पर देना, ये अपने आप में ये है लोग राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इससे बड़ी हमारी जीत वोटों से अलग और भी जीत होती है, वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कविंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि लगातार गुपकार समूह के तरफ से ये कहा जाता रहा कि आप लोगों ने इस चुनाव में सीधे तौर पर राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोधी ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की, जबकि गुपकार जिस समूह के साथ मिलकर बना है वो देश की ही पार्टी है और उनको अधिकार है कि वो समूह के साथ उतर सकता है। तो ये राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवाद की जो परिभाषा करने की कोशिश की गई है इस पूरे चुनाव के दौरान, क्या आप उसको क्लियर कर पाएंगे आप कविंद्र जी? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का वहां माहौल बनाया है, सरकार ने वहां पर माहौल बनाया है और लोग इस चीज को समझने लगे हैं। आने वाले समय में हमें ये आशा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि एक नया युग लौटने वाला है और कश्मीर में फिर से ये जो हम चाहते हैं वो होगा, ना कि गुपकार गैंग का जो एजेंडा है वो होगा। आज सबसे बड़ी जीत हमारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 7 पार्टियां खड़ी है, उसके बावजूद हम वहां पर अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं। ये अब कितनी सीटें जीती ये मायने नहीं रखता, लेकिन डर जो है भारतीय जनता पार्टी का ही है, ये मानना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच कविंद्र गुप्ता जी, आपने हमें समय दिया। और कुल मिलाकर देखिए इतना मुझे लग रहा है कि अल्ताफ साहब अगर हैं वो कविंद्र जी से अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अल्ताफ साहब आप भी पूछ सकते हैं। जी देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूंगा, मैं बहुत ही ये मैं देख रहा हूँ कि कविंद्र गुप्ता जी किस आसानी से गलत बयानी से काम ले रहे थे। मैं झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि वो ऑफेंसिव होगा, लेकिन कह रहे थे आज तक लोग इलेक्शन का बाइकॉट बहिष्कार कर रहे थे, आज वोट डाले, ये तो झूठ है, सफेद झूट है। 96 कविंद्र जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप जवाब दीजिएगा। 2014 में यहाँ 2008 में 61% पोलिंग हुई, लेकिन फिर 2009 और 2010 में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। लेकिन ये कहना एक बार फिर से उनको एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तो अब इनकी क्या विजुअल थिंकिंग है, उसके साथ मेरा कोई टकराव नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर ये यहाँ 2 सीटें लेते हैं और उसको कहते हैं कमल का फूल खिल गया, तो फिर गुपकार अलायंस का भी
ये कहना सही है कि उनके जो उनका वो जो लेकर फ्लैग पे इलेक्शन लड़ रहे थे उसको लोगों ने सराहा, उसका सपोर्ट किया। और दूसरी बात इन्होंने जो कही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलिदान देकर यहाँ झंडा खड़ा रखा है हाथों में, तो लेकिन यहाँ जो प्रो इंडिया पार्टीज है, भारत समर्थक जमाते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके लेकिन एक छोटी सी चीज थोड़ी क्लियर कर दीजिए अल्ताफ हुसैन साहब, एक छोटी सी चीज क्लियर कर दीजिए। आप हर बार बोल रहे हैं जो भारत समर्थित पार्टियां हैं, जो भारत का समर्थन कर रही हैं, भारत विरोधी नहीं है, देशभक्त हैं, ये वही पार्टियां हैं ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट की बात तो करती हैं लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का बताकर ये कहती हैं कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगे का तो जनाजा निकलेगा। तो आप किस संविधान की और किस समर्थन की बात कर रहे हैं? आप तो अपने देश की आन बान शान का समर्थन नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। देखिए, वो आपको देखना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कहा कि जो राज्य जम्मू कश्मीर का राज्य जो था जिसको अब तोड़ दिया गया है, उसका जो अपना झंडा है उसको खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि हम पहले जम्मू कश्मीर का झंडा उठाएंगे, उसके साथ ये तिरंगा। फिर तो जब तिरंगे की बात करेंगे तो आरएसएस के कार्यालय पे तो कभी लहराया नहीं गया, तो वो क्या उसको देशद्रोही जमात कहेंगे? नहीं तो देश ये किसने कह दिया आपको कि वहां लहराया नहीं गया, तिरंगा लहराया नहीं गया आरएसएस के? कर रहे थे। नहीं अल्ताफ साहब, ये आपने कैसे कह दिया? ये आपने कैसे कहा कि आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया गया? किसने कहा? हमेशा लहराता है। नहीं, अब लहरा रहे। वो काफी मतलब समय तक तो तिरंगे को मानते ही नहीं थे। नहीं, ये मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। महबूबा मुफ्ती ने जिस कंटेक्स्ट में कहा उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती इज नॉट दी ओनली, वो अकेले नहीं, मात्र एक नेता नहीं है। यहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे, तो वो सब या तो भारतीय पार्टियां हैं या भारत समर्थित पार्टियां हैं। तो उन्होंने उनके कितने लीडर, नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं। और आज सर, भारत समर्थित पार्टियां पाकिस्तान जिंदाबाद का समर्थन नहीं करती हैं, भारत समर्थित पार्टियां पाकिस्तान की पैरोकार नहीं बनती हैं, भारत समर्थित पार्टियां तिरंगे का अपमान नहीं करती हैं। यहां पर इस बारीक लाइन को समझना होगा अल्ताफ हुसैन साहब। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खास मेहमान दरअसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आ रहा है डीडीसी का, वो काफी बदलाव की बात कह रहा है। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके का आज वातावरण आज, चाहे वो जम्मू प्रोविंस है या कश्मीर में भी पहली बार डीडीसी के, हालांकि चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, लेकिन जो वातावरण आज वहां बना है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कमल की फूल के ऊपर, और बहुत से ऐसे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। और खासतौर पर ऐसे समय में एक ऐसा वातावरण बना है जब गुपकार ज्ञान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, 6 के लगभग पार्टी थी, जिन्होंने इकट्ठे चुनाव लड़ा है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल ने भारतीय जनता पार्टी को जो हरवाने की सोची थी, उसमें वो बिल्कुल असफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो उभरी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नमन है और सभी वोटर्स, सपोर्टर्स, उन सबको जो है वो नमन है। ना 5-25 जो कहा वो तो जम्मू के लिए तो ठीक है, लेकिन कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। कश्मीर में कहाँ गलती हो गई, कश्मीर में रणनीति बनाने में कहाँ गलत हो गया। सारे लोग पूरी ताकत से कश्मीर में लगे हुए थे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। सत शर्मा जी, आपकी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये था कि आपने जो पूरी ताकत जो बातें कही वो कश्मीर के संदर्भ में तो सही नहीं है, जम्मू के संदर्भ में जरूर सही है, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में सही नहीं है। कश्मीर में आपने पूरी ताकत लगाई, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं आया। ऐसा है कि जिस तरीके से ये जो पॉलिटिकल पार्टी सोचती थी, और खासतौर पर
ये जो चुनाव था, नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना था कि 3 टायर सिस्टम 72 वर्ष के अंतराल में 1947 से जब भारत आजाद हुआ है उसके बाद से 3 टायर सिस्टम जो था वो यहाँ पर नहीं था। और पहली बार जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना था कि लोगों को, आम जनता को उनका हक जो है बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंचे। इसी के संदर्भ में ये चुनाव था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, तो ये चुनावों का परिणाम है, ये लोगों की बिल्कुल 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 सही कहा आपने सत शर्मा जी। और बात समय की कमी है, यहीं पर आपको धन्यवाद कहूंगा और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी टाइम आ गया है कि ये बात जरूर है लावनी की, बीजेपी जो है सबसे बड़ी, अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनके वहां पे उभरी है। और ये राजनीति में जैसे कहते हैं ना कि संकेतों की भाषा में बातचीत होती है, तो ये एक संकेत जरूर मिल गया है कि कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी की एंट्री हुई है, वो आने वाले दिन जो है बीजेपी के वहां पर अच्छे होने वाले हैं। ये संकेत तो इस परिणाम से जरूर निकल करके आते हैं। लेकिन इन सबके बीच चुनौतियां भी अभी बहुत है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी अभी अगर हम टोटल परिणामों को देखें तो दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है। अभी गुपकार समूह पहले नंबर पर है, तो ऐसे वो समूह, वो तो पूरा समूह है, 7 पार्टियां। ऐसी स्थिति में जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 370 को किस तरीके से हटाने के को लेकर लोगों ने कितनी मान्यता उसे दी है, बदले हुए स्वरूप को कितना स्वीकारा है, और अगर स्वीकारा नहीं है तो इसको और कितना ज्यादा क्लियर बीजेपी वहां पर कर पाएगी, ये बड़ा चैलेंज जरूर बीजेपी के सामने है। अल्ताफ हुसैन साहब भी हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े रहे। अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस मुझे लगता है कि अल्ताफ साहब ने जो कहा था कि पूरा समय उनको दिया जाएगा और उनको बीच में काटा नहीं जाएगा, तो हम लोगों ने पूरा समय दिया। अल्ताफ साहब, मुझे लगता है कि आपको कोई नाराजगी नहीं होगी, हमने आपको कहीं पर बीच में रोका नहीं।